Good morning class 6. This is our English book Real English, a multi-skill language course. So students, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 What the bird said. तो कल हमने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर ली थी और आज हम इसका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन डिस्कस करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. A1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है. द स्पेशल गिफ्ट ऑफ कॉन्ग ह्याचिंग वॉज हिज एबिलिटी. कौन सी एबिलिटी थी उसका स्पेशल गिफ्ट? तो हमने पढ़ा था कि उसके पास एबिलिटी थी बर्ड से बात करने की, है ना. तो ढूंढेंगे कहाँ पे है. तो ये रही, यहाँ देखेंगे. द जेलर डिड नॉट बिलीव इन कॉन्ग ह्याचिंग्स एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड एंड वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द मैजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे एबिलिटी किस चीज़ की थी? टू स्पीक टू द बर्ड्स. तो लिखेंगे इसे, यहाँ लिखते हैं टू अंडरस्टैंड UNDERSTAND understand the language 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 of birds of BIRDS birds. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. डैश टोल्ड कॉन्ग ह्याचिंग अबाउट द डेड शिप. तो यहाँ देखेंगे The bird had told him about it. और ऊपर क्या लिखा है? Kong Hyaching said that he had bought in the ship which was killed by the dog. The bird had told him about it. तो यहाँ लिखेंगे a flock of birds ठीक है, told Kong Hyaching about the dead ship. Next, Kong Hyaching was put in prison because. तो उसको प्रिजन में क्यों रखा था? यहाँ देखेंगे. The birds have been. Nobody believed him as they thought he made up the story. He was taken to the prison. है ना. और किसकी वजह से? क्योंकि उसने शिप को मार दिया था. कॉन्ग ह्याचिंग सेड दैट ही हैड बॉट इन द शिप विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स. और उससे पहले यहाँ देखते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ शेफर्ड केम एंड सेड दैट वन ऑफ हिज sheep was missing. He had found blood on the meadow. He followed the trail and it had brought him to that house. Kong Hyaching said that he had bought in the sheep which was killed by the dog. The bird had told him about it. Nobody believed him as they thought he made up the story. तो सबको ये लगा कि उसने कहानी कोई बना दी है, मनगढ़ंत कहानी. तो Kong Hyaching was put in prison because क्यों रखा गया? Everyone thought that thought that he had. ऊपर लिख रही हूँ. Everyone thought that he had killed 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 the SHEEP sheep. नेक्स्ट देखते हैं. Kong Hyaching was able to prove his talent by. तो Kong Hyaching कैसे अपने टैलेंट को प्रूव करता है? तो यहाँ देखेंगे कि he bought Kong Hyaching and asked him if he knew why so many birds were chirping overhead. Kong Hyaching at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying this
द जेलर वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स एंड देयरफॉर हरिड अवे टू वार्न द मैजिस्ट्रेट। यानी कि ऐसे उसका क्लियर हो गया था कि वो उसके पास टैलेंट है। तो लिखेंगे हिज कॉन्ग याचिंग वॉज एबल टू प्रूव हिज टैलेंट बाय पासिंग जेलर्स JAILERS जेलर्स टेस्ट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द किंग रिवॉर्डेड कॉन्ग याचिंग बाय, तो किंग ने कॉन्ग याचिंग को क्या रिवॉर्ड दिया? तो यहाँ पे दिया था उसको रिवॉर्ड कि द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड टू द country by Kong Hyaching was acknowledged by his sovereign. He was invited to study with the princes and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. तो किंग कॉन्ग ह्याचिंग को किंग ने ये रिवॉर्ड दिया, उसको इनवाइट किया वहाँ पढ़ने के लिए प्रिंसेस के साथ, और मेक हिम हाई रैंकिंग ऑफिशियल, उसको बड़ा ऑफिशियल बना दिया। तो लिखेंगे द King rewarded Kong Hyaching by inviting inviting him to study study with the princes princes and making him हाई रैंकिंग ऑफिशियल और FFICIAL, उसको अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड टोल्ड टू कॉन्ग ह्याचिंग बाय द बर्ड्स। तो ये बर्ड्स ने कॉन्ग ह्याचिंग को बोला, उनको ध्यान से पढ़ो और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कुड हैव हैपेंड टू द जेलर इफ ही हैड गॉन टू द मैजिस्ट्रेट एंड ऑल्सो इफ कॉन्ग ह्याचिंग वॉज लाइंग। अगर कॉन्ग ह्याचिंग जेल में ही रहता, ठीक है, उसने झूठ बोला होता और जेलर ने मैजिस्ट्रेट को बोल दिया होता जो कॉन्ग ह्याचिंग ने बताया, तो क्या होता? तो इसका आंसर भी आपको खुद से लिखना है और इनके आंसर भी आप खुद से लिखेंगे। ठीक है ना? चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू द किंगडम हैड द किंग एंड द मैजिस्ट्रेट नॉट बिलीविंग कॉन्ग ह्याचिंग। तो आपको क्या लगता है क्या होता अगर कॉन्ग ह्याचिंग की बात पर वो जेलर और मैजिस्ट्रेट विश्वास नहीं करते? तो राजा के साथ क्या होता और पूरी प्रजा के साथ क्या होता? तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिखेंगे। मैं चेक करूंगी कि आपने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा। अब हम वोकैबुलरी सेक्शन देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। तो नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें पढ़ेंगे। द बर्ड्स हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, नोबडी बिलीव्ड हिम एज दे थॉट ही मेड अप द स्टोरी। तो मेड अप होता है बातें बनाना। तो बर्ड्स ने उसे हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, बर्ड ने उसे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, सबने सोचा कि वो क्या कर रहा है, स्टोरी बना रहा है, अब कहानियां बना रहा है ना। नेक्स्ट, द जेलर वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स एंड देयरफॉर हरिड अवे टू वार्न द मैजिस्ट्रेट। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि जेलर प्रिजनर की बात से सहमत हो गया था और उसको समझ में आ गया था, अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ द बर्ड्स की प्रिजनर समझ सकता है पक्षियों की बात, एंड देयरफॉर और इसीलिए वो भागता हुआ गया मैजिस्ट्रेट को वार्न करने। तो यहाँ पे हरिड अवे और मेड अप कुछ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, देखेंगे ऐसा क्यों है। लुक एट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। The particles up and away are added to the verb made and hurried to
चेंज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ब्स एंड यूज दैम अ लिटिल डिफरेंटली। तो पार्टिकल क्या होते हैं, प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ही हम पार्टिकल कहते हैं, जिनका अपना कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता, पर ये सेंटेंसेस में किसी और के साथ जुड़ के उसका मीनिंग चेंज कर देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप और अवे जुड़ गई हैं वर्ब्स के साथ, कौन सी वर्ब, मेड और हर्ड के साथ, और सेंटेंस में मीनिंग चेंज कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिफरेंट मीनिंग दे रही हैं। दिस काइंड ऑफ यूसेज इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। तो ऐसा इंग्लिश में यूसेज करते ही हैं। सच अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज फ्रेजल वर्ब, और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ वर्ब और एक पार्टिकल जुड़ा होता है। पार्टिकल क्या होता है, देखो प्रीपोजिशन या एडवर्ब ही पार्टिकल होता है। दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ वर्ब टू मेक अ न्यू वर्ब, जो कि चेंज कर देता है वर्ब का मीनिंग और एक नई वर्ब बना देता है। जैसे तान्या इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, लुकिंग आफ्टर, आफ्टर भी प्रीपोजिशन हो गई, लुकिंग हमारी वर्ब हो गई। तो लुकिंग आफ्टर की जगह लुकिंग आफ्टर का मीनिंग क्या लिख लेगा, टेकिंग केयर ऑफ। तान्या इज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, है ना। तो देखो एक डिफरेंट मीनिंग दे दिया यहाँ पे। आगे देखते हैं B1 सेक्शन। सम क्वेश्चंस विद फ्रेजल वर्ब्स आर गिवन बिलो, रीड एंड आंसर देम। तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने और इन्हें आंसर करना है। वेयर डू यू ईट आउट ऑफन, तो आप अक्सर कहाँ खाने जाते हैं, बाहर। ईट आउट का क्या मतलब हो जाएगा, तो देखेंगे ईट आउट का मतलब होता है टू ईट इन एट अ रेस्टोरेंट और अवे फ्रॉम होम। घर से बाहर हम जब कुछ खाते हैं किसी जगह पे तो उसे बोलते हैं ईट आउट। घर के बाहर जब हम कोई खाना खाते हैं तो वेयर डू यू ईट आउट ऑफन, तो आप ज़्यादातर बाहर कहाँ खाना खाने जाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं उसका नाम लिखेंगे, और ईट आउट जो मैं फ्रेजल वर्ब आपको बताऊंगी ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और साथ में लर्न भी करनी है। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू गेट अलोंग विद वेल, हु डू यू गेट अलोंग विद वेल। गेट अलोंग विद इसका मतलब क्या हुआ, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, की आपके किसके साथ अच्छे संबंध हैं, किसके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो हु डू यू गेट अलोंग विद वेल, किसके साथ काफ़ी अच्छी बनती है आपकी, तो उसके बारे में आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ यू टॉक बैक टू योर टीचर। टॉक बैक होता है टकरा जाना या फिर रूडली आंसर कर देना, ठीक है। देखेंगे टॉक बैक का मतलब होता है टू आंसर समबडी रूडली, स्पेशली समबडी इन अथॉरिटी। तो कोई ऐसा जिसको आप आंसर कर दें बुरी तरीके से, रूडली, अच्छे बिहेवियर में ना उसको आंसर करें, गंदी तरीके से उसको आंसर करें। स्पेशली समबडी इन अथॉरिटी, समबडी जो कि पावर में हो, ठीक है ना, जिसके साथ आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए, उसके साथ अगर आप ऐसे बात कर दें तो उसको हम बोलते हैं टॉक बैक। What happen if you talk back to your teacher, अगर आप अपनी टीचर के साथ बदतमीजी से पेश आए तो क्या होगा, है ना। तो आप इसका आंसर करेंगे Where can you look up somebody's telephone number, Where can you look up, look up का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, to search for information, information को ढूंढना। तो Where can you look up somebody's telephone number, क्या आप किसी का टेलीफोन नंबर कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। Do your friend ever drop by uninvited, drop by का मतलब होता है मिलने चले जाना, ठीक है ना, बिना बुलाए में किसी के यहाँ मिलने चले जाएं तो उसे बोलते हैं ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब क्या हो जाएगा, टू पे एन इनफॉर्मल विजिट टू अ पर्सन और अ प्लेस, किसी जगह पे बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आप चले जाएं तो उसे बोलते हैं ड्रॉप बाय। डू योर फ्रेंड एवर ड्रॉप बाय अनइनवाइटेड, तो क्या कभी आपका दोस्त बिना बुलाए आपके घर आया है। हैव यू एवर रन इनटू योर टीचर एट द मार्केट, तो रन इनटू का मतलब हो जाता है टकरा जाना। तो रन इनटू का मीनिंग देखेंगे, टू हिट समवन और समथिंग बाय एक्सीडेंट व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तो जब आप कहीं जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है गाड़ी से ही, वैसे भी
क्या कहीं जा रहे हो तो गलती से किसी के साथ टकरा जाएं, कोई एक्सीडेंटली मिल जाए किसी से। तो हैव यू एवर रन इनटू योर टीचर एट द मार्केट, तो क्या कभी आप गलती से अपने टीचर से मार्केट में टकराए हैं। आगे देखते हैं B2 सेक्शन, मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद द बेस्ट मीनिंग। तो फ्रेजल वर्ब को मैच करना है उनके बेस्ट मीनिंग के साथ। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ बॉक्स के अंदर फ्रेजल वर्ब्स गिवन है, इनको हमें उनके साथ सेंटेंसेस के साथ मैच अप करना है। द गैस हीटर ब्लो अप एंड डिस्ट्रॉयड द हाउस। तो ब्लो अप का मतलब होता है फट जाना, कोई धमाका हो जाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम ब्लो अप। देखेंगे ब्लो अप का मीनिंग, टू एक्सप्लोड और टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोड का मतलब धमाका होता है, तो कोई चीज़ खराब हो जाए, फट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोजन, किसी धमाके में खराब हो जाना, टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्लो अप। तो यहाँ क्या सेंटेंस है, द गैस हीटर ब्लो अप एंड डिस्ट्रॉयड द हाउस। तो विस्फोट हो जाना या विस्फोट में कोई सामान नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, ब्लो अप। गैस हीटर धमाके में डिस्ट्रॉय हो गया, फट गया, और डिस्ट्रॉयड द हाउस जिसकी वजह से घर फट गया या तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। तो ब्लो अप का सिनोनिम या फिर बेस्ट मीनिंग जो हो जाएगा इनमें से वो होगा एक्सप्लोडेड। तो लिखेंगे EXPLODED, एक्सप्लोडेड। नेक्स्ट देखेंगे, इफ यू कम अक्रॉस अ पोस्ट ऑफिस कैन यू बाय सम स्टैम्प्स। तो यहाँ पे है कम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से मिल जाना एक्सीडेंटली, ठीक है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ पोस्ट ऑफिस, तो इसका पहले हम मीनिंग देख लेंगे। कम अक्रॉस मीन्स मीट और फाइंड बाय चांस, किसी से मिलना या उसे बाय चांस ढूंढ लेना, ठीक है ना। तो इफ़ यू कम अक्रॉस अ पोस्ट ऑफिस, अगर तुम पोस्ट ऑफिस से मिलो या आपको रास्ते में कोई पोस्ट ऑफिस मिले तो कैन यू बाय सम स्टैम्प्स, तो क्या आप मेरे लिए कुछ स्टैम्प्स ले आएंगे। नेक्स्ट, डिड एनीबडी कम अप विद अ सॉल्यूशन। कम अप का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी डिस्कस्ड और मेंशन, जो पहले डिस्कस किया गया हो या फिर बताया गया हो या फिर कोई चांस मिल रहा हो देखने का उसे। डिड एनीबडी कम अप विद द सॉल्यूशन, क्या कोई सॉल्यूशन लेके आया है, तो यहाँ हो जाएगा सी बाय चांस। तो कम अक्रॉस का तो हमने नहीं लिखा, सॉरी, कम अक्रॉस का मीनिंग हो जाएगा सी बाय चांस। ये हो गया सेकंड का कि कम अक्रॉस का मतलब है कोई चीज़ आपको बाय चांस मिल जाए या आप उसे ढूंढ लें। डिड एनीबडी कम अप विद अ सॉल्यूशन, तो जिसको डिस्कस किया जाए या मेंशन किया जाए, तो डिड एनीबडी कम अप विद अ सॉल्यूशन, तो क्या कोई सॉल्यूशन के साथ आया है या किसी ने उसके बारे में सोचा है। तो यहाँ से थिंक ऑफ लिखेंगे, THINK, थिंक ऑफ, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर सो मैनी मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ वी विल हैव टू डू इट ओवर। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं पैराग्राफ में, वी विल हैव टू डू इट ओवर। डू इट ओवर का मतलब होता है ठीक करना, गलतियों को सुधारना। तो देखेंगे, डू इट ओवर मीन्स टू डू करेक्शन, सही कर लेना, कोई चीज़ ठीक करना। तो वी विल हैव टू डू इट ओवर यानी कि दोबारा से करना, REDO, रीडू यहाँ पे एक वर्ड है, तो ये आ जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट, his grades were so bad that he decided to drop out of university. drop out का मतलब होता है ख़त्म कर देना या छोड़ देना। तो इसका मीनिंग देखेंगे, अ पर्सन हु लीव स्कूल, एक आदमी जो कि स्कूल छोड़ दे, यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी छोड़ दे, बिफोर फिनिशिंग हिज हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही उसे छोड़ दे बीच में, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट, ठीक है ना। तो उसके नंबर इतने ख़राब थे कि उसने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लिया, तो छोड़ने को हम बोलते हैं क्विट। तो यहाँ आ जाएगा QUIT, क्विट।
क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 6th सेंटेंस, शी पिक्ड आउट अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस टू वियर। पिक आउट करना होता है सिलेक्ट कर लेना या चूज कर लेना। तो देखेंगे पिक्ड आउट मीन्स टू चूज वन थिंग और पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप। तो एक ग्रुप में से या कई लोगों के बीच में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। तो पिक्ड आउट का मतलब होता है चुन लेना, ठीक है ना। तो इसके लिए सही वर्ड आ जाएगा, यहाँ देखेंगे चूज, CHOSE, चूज यानी कि सिलेक्ट कर लेना। तो इसे फिल करेंगे यहाँ पे CHOSE, चूज। नेक्स्ट, वी पुट ऑफ अवर वेकेशन प्लान्स अंटिल नेक्स्ट ईयर। पुट ऑफ का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो पहले इसका मीनिंग देख लेंगे पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा डिले डूइंग समथिंग, कोई काम लेट कर देना या बाद के लिए टाल देना। डिले डूइंग समथिंग, किसी काम में देरी हो जाना, DELAY, डिले डूइंग समथिंग। तो वी पुट अवर वेकेशन प्लान्स अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक के लिए हमने अपने जो वेकेशन प्लान्स थे, छुट्टियों के प्लान्स, उनको छोड़ दिया है। तो यहाँ आ जाएगा डिले, DELAYED, डिलेड, ठीक है। नेक्स्ट, I am not going to put up with the noise and garbage anymore. Put up, put up का मतलब होता है टॉलरेट करना या सहन करना। Put up with means to tolerate, क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, I am not going to put up with the noise and garbage anymore। तो मैं इस शोर और कूड़े कचरे के साथ और इसको और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए जो वर्ड है टॉलरेट आ जाएगा और लास्ट हमने लिखा था डिले, तो ये रहा डिलेड, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड भी हमारे हो गए हैं। तो लिखेंगे एनीमोर, तो यहाँ आ जाएगा टॉलरेट, TOLERATE। नेक्स्ट, I want to get rid of some old clothes। तो get rid का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो देखेंगे to clear or free of something objectionable, जो आपको तकलीफ दे उससे आप दूरी बना लें, तो उसे बोलते हैं get rid, छुटकारा पाना, ठीक है। I want to get rid of some old clothes, मैं कुछ पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहती हूँ या उन्हें ख़त्म कर देना चाहती हूँ। तो देखेंगे इसके लिए वर्ड, यहाँ एक वर्ड है डिस्कार्ड, जिसका मतलब यही होता है उन्हें ख़त्म कर देना। तो यहाँ आ जाएगा DISCARD, डिस्कार्ड। नेक्स्ट, After we set up the tent, we started to make dinner। सेटअप करना होता है कोई चीज़ को तैयार करना, अरेंज करना। The way in which something is arranged, कोई तरीका जिससे कि आप कुछ सिस्टमैटिकल ऑर्डर में लगा दें। तो सेटअप का मतलब होता है द वे इन विच समथिंग इज अरेंज, जिसमें आप किसी चीज़ को अरेंज कर सकें। तो आफ्टर वी सेट अप द टेंट लगाने के बाद वी स्टार्टेड टू मेक डिनर, तो हमने डिनर बनाना शुरू किया। तो सेटअप के लिए आप वर्ड लगाएंगे पुट टुगेदर। पुट टुगेदर भी मतलब इकट्ठा कर देना। तो टेंट लगाने के बाद खाना बनाने की तैयारी की जाएगी। वी स्टार्टेड टू मेक डिनर, डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा पुट, TOGETHER, पुट टुगेदर। नेक्स्ट, ही शोड अप 2 hours लेट। तो शोड अप का मीनिंग देखेंगे टू अराइव स्पेशली व्हेन समबडी इज एक्सपेक्टिंग यू। तो जब आपको उस समय आना, मतलब शोड अप का मतलब दिखाई देना या आ जाना, जब कोई आपको वैसे ही याद कर रहा हो या किसी को आपकी ज़रूरत हो, उस टाइम उसके पास पहुंच जाना
तो उसको बोलते हैं शोड अप। तो ही शोड अप 2 hours लेट, तो वो 2 घंटे बाद दिखाई दिया, यानी कि उसकी नीड तो थी पर वो लेट आया। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके लिए वर्ड हम लिख लेंगे शोड अप के लिए अराइव्ड, ARRIVED, तो यहाँ लिखेंगे ARRIVED। नेक्स्ट, यू शुड टेक ऑफ दोज वेट क्लोथ्स। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, ठीक है ना। टेक ऑफ का मतलब लीव सडनली, उनको तुरंत ही उतार देना। तो इसके लिए हम वर्ड देख लेते हैं, रिड्यूस, अनड्रेस, ओके। तो एक बार यहाँ पे लीव सडनली और इसी के साथ रिमूव भी लिख लेंगे, REMOVE। तो ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, रिमूव भी लिख लेंगे साथ में। और यहाँ से अनड्रेस होता है उतार देना, है ना, तो लिखेंगे इसे भी, यू शुड टेक ऑफ दोज वेट क्लोथ्स। तो यहाँ पे आ जाएगा अनड्रेस, UNDRESS, अनड्रेस होता है उतार देना, त्याग देना, कपड़े उतारना, ठीक है। आई टर्न डाउन द वॉल्यूम आफ्टर द नेबर्स कंप्लेन। टर्न डाउन होता है किसी चीज को बंद कर लेना, या फिर टू फोल्ड, कम कर लेना, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ, आई टर्न डाउन द वॉल्यूम, मैंने आवाज़ नीची कर ली, आफ्टर द नेबर्स कंप्लेन, नेबरों की, पड़ोसियों की कंप्लेन के बाद मैंने आवाज़ धीमी कर ली। तो यहाँ पे एक वर्ड है रिड्यूस, रिड्यूस होता है कम कर लेना, तो इसको यहाँ फिल कर देंगे REDUCE, रिड्यूस, ठीक है ना। तो रिड्यूस, डी भी दिया था, रिड्यूस, क्लियर है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप सेकंड क्वेश्चन को A2 सेक्शन, A3 सेक्शन खुद से करेंगे। ये बुक में फिल करना हो तो बुक में करेंगे या डायरेक्ट नोटबुक में कर ले, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। उसके बाद B1 और B2 सेक्शन में यहाँ तो आपको ये जो वर्ड्स यहाँ से पिक आउट करने थे ये तो आप बुक में ही लिख देंगे, ठीक है ना। और नोटबुक में क्या करेंगे, जितनी भी हमने फ्रेजल वर्ब समझी हैं, वर्ड और उनके मीनिंग, वर्ब और उनके मीनिंग दोनों को आपको नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है, क्लियर है। वर्ब और उनके मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स को आपको नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और साथ में लर्न भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।